वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास। तो इस चैप्टर में मेनली हम अपना जो हमारा एपिक टेक्स्ट है महाभारत, उसके थ्रू अपने इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हम फैमिली सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से किंग्स की जो फैमिलीज होती थी उसमें किस टाइप का सिस्टम चलता था, उस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली इसमें जो वर्ड्स हम सुनेंगे जैसे गोत्र हो गया और हमारे वर्ण्स हो गए जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, जिनके बारे में हमने रोजमर्रा में सुना होता है अपने पेरेंट्स के मुंह से, तो हम इसमें बेसिक चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब बातों का तुम्हें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जरूर होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है एंड बाकी हिस्ट्री के सभी जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा। सारी वीडियोस है हिस्ट्री की, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। और पॉलिटिकल साइंस, इको एंड आपको क्लास 12th की भी मेरे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी हुई है, वहां से मिल जाएगी। तो अगर आपके पास इको है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, तो आप जाके मेरे चैनल से पढ़ सकते हो। सेकेंडली और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉकडाउन चल रहा है, आप सबको नोट्स की जरूरत है, आई नो दैट। तो पॉलिटिकल साइंस, इको एंड हिस्ट्री के 3 चैप्टर के नोट्स मैं डाल चुकी हूँ इंस्टाग्राम आईडी पर अपनी, और बाकी चैप्टर्स के भी डाल दूंगी। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दे रखा है, चैप्टर 3 के नोट्स का लिंक भी दे रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को हर बच्चा अच्छे से चेक करेगा। जैसे ही आप उस लिंक पे जाओगे, आपको ये जो आपका चैप्टर 3 हिस्ट्री है, इसके टाइप्ड नोट्स मैंने 2 घंटे बैठ के आप लोगों के लिए इस नोट्स की टाइपिंग करवाई है अपने भैया से, और थोड़ी सी हमने मिलके टाइपिंग करी है, क्योंकि कई बच्चों को हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो टाइप करे हैं मैंने चैप्टर 3 के नोट्स। चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के हैंड रिटन है, इसके चैप्टर 3 के हैंड रिटन और टाइप दोनों नोट्स मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डल चुके हैं, जाके वहां से देख सकते हो। एंड प्लीज जो नोट्स है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे लॉकडाउन में जितने ज्यादा बच्चों की मैं हेल्प कर सकती हूँ करना चाहती हूँ, क्योंकि स्कूल वाले चैप्टर तो पढ़ा देंगे बट नोट्स के लिए बच्चे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आपको टाइप नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन भी मिल जाएंगे, जिससे पढ़ना उससे पढ़ना। पॉलिटिकल के भी है, इको के भी है। बस इंस्टाग्राम आईडी पे मेरी जाओगे तो हाईलाइट सेक्शन चेक करना, वहां पे मैंने इको भी लिखा हुआ है, हिस्ट्री भी लिखा है, पॉलिटिकल भी लिखा हुआ है, जाके नोट्स ढूंढ लेना। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया ये नोट्स की एक्सप्लेनेशन देने में। जल्दी से अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक आता है टेक्सचुअल ट्रेडिशंस, यानी कि इसमें हमें बताया है कि जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, उन्होंने इंडिया के पास्ट के बारे में तो जाना, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इंडिया की नॉर्मल लाइफ, इकोनॉमी कैसे चलती थी, किंगडम्स कैसे चलते थे, और लोगों का सोशल बिहेवियर कैसा होता था, उसके बारे में जानने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। कैसे कि इंस्क्रिप्शन से आइडिया लगाया गया, इंस्क्रिप्शंस में जो लैंग्वेज लिखी हुई थी उससे आइडिया लगाया गया, सोर्सेज से आइडिया लगाया गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके थ्रू इंडियन सोसाइटी के बारे में पता लगाया गया कि फैमिली किस तरीके से चलती थी। जैसे कि इंस्क्रिप्शंस है, उससे बस हमें थोड़ा सा ही पता चलता है एक पूरी फैमिली कैसे चलती थी, किंगडम्स के बीच में आपस में लेन देन कैसे होता था, कि अगर एक मगध है तो मगध दूसरे किंगडम के साथ कैसे बर्ताव करता था, उनके बीच में मैरिजेस कैसे होती थी, फैमिली स्ट्रक्चर कैसे चलता था, राजा का सिंहासन आगे किसको मिलेगा, इन सब बातों के बारे में सबसे अच्छे तरीके से हमें पता चला महाभारत, जो हमारी एपिक स्टोरी है उससे। आप सबको पता होगा कि सबसे बड़ी एपिक है महाभारत, और जो महाभारत है अभी अभी लॉकडाउन में तो इतनी बार आप लोगों को टीवी पे देखने को भी मिली है, तो महाभारत वाला चैप्टर तो आपके लिए इजी होने वाला है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिक पता है महाभारत का क्या हुआ था उसके अंदर। तो देखो क्या था, महाभारत बहुत सारी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, कश्मीर से लेकर नेपाल तक और केरला से लेकर कन्याकुमारी में, हर जगह में नेपाल की अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग टेक्स्ट हैं, ठीक है। तो जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने ये सोचा कि हमें पूरी एक बड़ी महाभारत बनानी चाहिए जिसमें जो सच है उसको प्रकट कर पाओ। क्यों, अब इतनी सारी बुक्स है तो सब उसमें अपना अपना जोड़ते रहते हैं, यानी कि अब तुम एक स्टोरी ले लो, एक ही स्टोरी को जब 100 लोग बताएंगे तो सब उसमें अपने कुछ ना कुछ ऐड करते रहेंगे, क्या पता वो सच हो और क्या पता वो झूठ हो। तो इसलिए हिस्टोरियंस को एक बिग टास्क परफॉर्म करना था। क्या करा उन्होंने, एक क्रिटिकल महाभारत बनाई। आपका टॉपिक 1 वही है, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। क्रिटिकल मतलब कि ऐसी महाभारत जिसको अगर किसी ने पढ़ लिया तो उसे समझ में आ जाएगा कि पूरे इंडिया की हिस्ट्री कैसे चलती थी। तो महाभारत किस समय की बात की, इसमें हम बात करें हैं 600 BCE से 600 CE की ही बात करें हैं। 1200 साल के पीरियड की हम बात करेंगे। पूरी महाभारत को
में हमारा जो वो 1200 साल का पीरियड है उसको कंपाइल किया गया है। ठीक है, तो महाभारत क्या है पहले मैं आप सबको पता है, एक बार रिवीजन के लिए यहाँ पे नजर रखो अपनी, तुम्हें दिख जाएगा। ग्रेटेस्ट एपिक्स है, उसमें बैटल के बारे में बताया, हमें पता है बैटल हुई थी महाभारत में कौरवों और पांडवर्स के बीच में, उनकी बैटल के बारे में बताया। और जब पांडवास फॉरेस्ट में गए थे उसके बारे में बताया, उनके पैलेसेस के बारे में हमें बताया कि इंद्रप्रस्थ में एक पैलेस बना और हस्तिनापुर में उनका पैलेस था, वो सब बताया है। और सेटलमेंट्स बताइए कि किस किस जगह पे सेटलमेंट हो रखी थी। तो जब हमने महाभारत पढ़ी, हमें महाभारत के जो हमारा कौन सा महाजनपद था, कुरु महाजनपद, जो हस्तिनापुर है दिल्ली के पास वाला, कुरु महाजनपद के लीडर कौन थे, आपके रूलर थे हमारे कौरवास और पांडवास। तो कुरु पांचाल जो था हमारा, कुरु महाजनपद जो था, उसमें जो भी सेटलमेंट थी उसके बारे में हमें महाभारत से पता चल गया कि वहां पे कहाँ कहाँ पे बसावट थी एंड ऑल दैट। तो महाभारत ने हमें बहुत ज़्यादा अपना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। महाभारत क्या थी, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ टू कजन्स की स्टोरी, हमें पता है पांडवा और कौरवास। और स्ट्रगल क्या था, वो लैंड एंड पावर का स्ट्रगल था। देखो क्या होता है कि दो भाई होते हैं, धृतराष्ट्र एंड पांडव। तो धृतराष्ट्र जो होते हैं वो ब्लाइंड होते हैं और यू ऑल नो दैट, तो उनको किंग नहीं बनाया जाता है, उनके छोटे भाई पांडु को बनाया जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली पांडु की डेथ हो जाती है। तो अब दोनों के ही बच्चे छोटे होते हैं, पांडु के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो अभी किंग नहीं बन सकते। अगर राजा मरता है तो अगर सिंहासन किसे दिया जाएगा, ऑब्वियस है किंग के बेटे को दिया जाएगा। बट अगर किंग के बच्चे बहुत छोटे हैं तो अब क्या किया जाए, उस सिचुएशन में या तो उसके भाई को या किसी और फैमिली के बड़े मेंबर को रीजेंट बना दिया जाता है, उसको सिंहासन दे दिया जाता है और जब बच्चे बड़े होंगे तो आके सिंहासन ले लेंगे, ऐसा होता है। तो जब पांडु की डेथ हुई तो धृतराष्ट्र को सिंहासन पे बिठा दिया गया। ठीक है, कोई बात नहीं, बिठा दिया। उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, पांडवास भी बड़े हो गए यानी कि पांडु के बच्चे भी बड़े हो गए, और कौरवास भी बड़े हो गए यानी कि धृतराष्ट्र के बच्चे भी बड़े हो गए। ठीक है, तो पांडवास हम सबको पता है 5 पांडव एंड धृतराष्ट्र के जो बेटे थे दुर्योधन, उनके बीच में लड़ाई हुई। क्यों? दुर्योधन ने कहा मेरे पापा किंग है तो अब मैं ही सिंहासन लूंगा, और जो पांडवास थे उन्होंने बोला क्यों भाई, हमारे पापा किंग थे, उनकी डेथ हुई तो तुम्हारे पापा बैठे तो हमें लेना है। तो ये जो टसल था इनके बीच में, उसकी वजह से हमारा महाभारत हुआ और उसके बाद और जो एड ऑन होता रहा वो सब के बारे में हम सबको पता है। तो ऐसे शुरू हुई हमारी महाभारत। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक पे आ जाओ आप, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। कब हुआ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत लिखने का काम? लेट्स स्टार्ट। 19 में आपका 1 मार्क क्वेश्चन पहला आ गया यहाँ पे। वी.एस. सुथंकर ने सोचा कि मैं कंपाइल करूंगा जितनी भी संस्कृत महाभारत हैं उनको एक बड़ी सी संस्कृत की महाभारत में बनाऊंगा जिसको कहा जाएगा क्रिटिकल महाभारत, और जिसमें महाभारत के बारे में सब कुछ दिया गया होगा। तो क्या हुआ, बहुत सारे हमारे वी.एस. सुथंकर ने और बहुत सारे जो ऋषि मुनि कह लो, पंडित कह लो, उन्होंने मिलकर वर्सेस को कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब मैंने आपको बताया नेपाल में भी महाभारत थी, हर जगह, नीचे कश्मीर की केरला की हर जगह की अपनी महाभारत थी, अपनी लैंग्वेज की थी, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में, कोई इसमें, कोई उसमें। तो सब महाभारत के अंदर वर्सेस लिखे होते हैं। व्हाट इज वर्सेस? श्लोक्स लिखे होते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे श्लोक्स को कंपेयर करना शुरू कर दिया और जो सबसे कॉमन श्लोक्स थे उनको निकाल के क्रिटिकल महाभारत में उन्होंने डाल दिया। तो एट द एंड हमारा जो महाभारत है, क्रिटिकल महाभारत जो है, उसमें 13,000 पेज हैं। कितने? 13,000 पेज। सोचो कितना समय लगा होगा उन सबको पढ़ने में। शुद्ध हिंदी संस्कृत में, शुद्ध हिंदी पढ़नी इतनी मुश्किल होती है, शुद्ध संस्कृत में, और भी कितनी सारी वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी हुई भाषाओं के उन्होंने वर्णन करा। और जो हमारा महाभारत है, क्रिटिकल महाभारत, उसमें 1 लाख वर्सेस हैं, यानी कि 1 लाख श्लोक्स हैं हमारे महाभारत के अंदर। और उसके अंदर उन्होंने अपेंडिक्स दिया, यानी कि जब 13,000 पेजों की महाभारत तो लिख ली, अपेंडिक्स होता है ना, जैसे आप अपनी बुक का लास्ट पेज खोलना, उसके अंदर पीछे अपेंडिक्स दिया होता है कि कहाँ से सोर्स ली गई है, वो भी करा। एक्सेप्शंस दिए, यानी कि कुछ बातें जो ऐसी लगती हैं कि ऐसा हो ऐड ऑन किया गया है। एक्सेप्शंस क्या हो गए कि छोटा सा उन्होंने दे रखा है एंड में कि ये सब लिखा तो हुआ है महाभारत में, पर ऐसा हो सकता है कि ये बाकी आगे की जनरेशन्स ने ऐड ऑन कर दिया, ऐसा उस समय पे सच्ची में ना हुआ हो। और साइटेशंस भी इंक्लूड करी गई। तो महाभारत बनाने का काम एक बहुत लंबा काम था जिसको ऑलमोस्ट 46 ईयर्स लगे। आप देख रहे हो 50 साल से बस 3-4 साल कम लगे हमारे, 1 सेंचुरी से बस थोड़ा सा समय कम लगा हमारा क्रिटिकल महाभारत बनाने में। ठीक है, तो उसके बारे में हम 1-2 एपिसोड में ही देख लेते हैं। महाभारत हमने सबने सुनी हुई है, बट जो रियल महाभारत है, क्रिटिकल महाभारत है, दैट टुक 46 ईयर्स टू बी मेड एंड इट हैज 13,000 पेजेस एंड 1 लाख वर्सेस। 1 मार्क क्वेश्चन तुम्हारे हो गए प्रिपेयर। ठीक है, अब आ जाओ टॉपिक 2 पे। तो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, किनशिप एंड मैरिज।
देखो किनशिप क्या होता है, आपका ये यहाँ लिखा है ना किनशिप। किनशिप ये होता है, पहले ज़माने में कहा जाता था कि एक आदमी, एक मैन के उसके डिसेंडेंट सब लोग होते। किन कौन है? जिसके डिसेंडेंट हम हैं। जैसे कि आपके दादा हो गए, फिर आपके परदादा हो गए, फिर आपके परदादा के भी कोई दादा होंगे, उनके भी उनके भी उनके भी। तो वो एक मैन, वो एक किन जिनसे हम सब निकल के आए हैं, जिनके साथ हम सब डिसेंडेंट्स हैं, उनको कहते हैं किनशिप। और मैरिज क्या है? यू नो दैट हमारी जो सोसाइटी है वो आगे मूव कैसे करेगी? मैरिज से ही तो करेगी। तो किनशिप एंड मैरिज के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा फाइंडिंग अबाउट द फैमिलीज, यानी कि फैमिलीज किस टाइप से, हमें किस तरीके से हमारी फैमिलीज वर्क करती थी उस जमाने में भी और अभी भी। ठीक है, तो फैमिली क्या होती है? जब एक परिवार के लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फैमिली। वो एक साथ खाना खाते हैं, वो एक ही साथ काम पे जाते हैं, वो एक ही घर में सोते हैं, एक साथ मैरिजेस अटेंड करते हैं और एक साथ खेलते कूदते हैं, वो लोग क्या होते हैं? फैमिली। ठीक है, तो सेम फैमिली लिव्स टुगेदर। ठीक है, तो पहले ज़माने में अब क्या होता है? अपने न्यूक्लियर फैमिली होते हैं, 4-4 लोग रहते। पहले ज़माने में बहुत सारे लोग रहते, जैसे आप कौरवास और पांडवास ही देख लो। कौरवास 100 भाई थे, 101 भाई थे, और पांडु 5 थे। तो आप समझ लो 106 ब्रदर्स, सिस्टर्स और पता नहीं कितने लोग, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स, इतने सारे लोग इकट्ठे रहते थे। तो उस समय पे फैमिली इस टाइप की होती थी, जॉइंट फैमिलीज होती थी। कोई भी न्यूक्लियर फैमिली उस समय पे नहीं होती थी, ज़्यादातर सब लोग इकट्ठा होकर रहते थे। ठीक है, और सेकेंड चीज़ ये है कि हमें एलाइट फैमिलीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एलाइट मतलब राजा महाराजाओं की फैमिली के बारे में हमें अच्छे से पता है। राजा का बेटा कौन था, समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, मौर्य फैमिली के बारे में हमें पता है, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे अशोका। तो हम उन सब के बारे में हमें पता है। बट जो नॉर्मल लाइफ फैमिलीज यानी कि नॉर्मल लोगों की फैमिली, उनके बारे में किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि ना तो किसी एपिक में लिखा उनके बारे में, ना किसी इंस्क्रिप्शन में लिखा है। तो नॉर्मल लोगों की फैमिलीज के बारे में हमें इतना नहीं पता है। नेक्स्ट चीज़ क्या हुई है कि रिलेटिव को बोला जाता है किन फोक, यानी कि तुम्हारा जो भाई बहन है, तुम्हारा कजन जो है, उसको आज से तुम किन फोक बोलना। किन फोक मतलब क्या है? कजन। किन फोक, किन कौन है? हमारे डिसेंडेंट, यानी कि हमारे दादा के परदादा के परदादा के वो एक आदमी जिसको कहा गया है KIN, किन। तो उसके अब जो हमारा कजन है वो भी उन्हीं में से उनका ही डिसेंडेंट है, तो उसको क्या बोला गया? किन फोक। तो आज से तुम अपने कजन को क्या बोलोगे? किन फोक। तो तुम्हारे सारे रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदार का एक बड़ा अच्छा सा नाम इन्होंने निकाला है, किन फोक। ठीक है, तो मैरिजेस जो होती थी, बहुत सारे टाइप की मैरिजेस होती थी उस ज़माने में। मेनली जो ब्राह्मण से उन्होंने 4 टाइप के मैरिजेस को अच्छा कहा है और 4 टाइप के मैरिजेस को गंदा कहा है। अच्छी वाली मैं तुम्हें आगे पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो मेनली जो फैमिली सिस्टम चलता था ना, वो 2 टाइप का था, पेट्रियलिटी एंड मैट्रियलिटी। पेट्रियलिटी फैमिली सिस्टम जो आज के ज़माने में भी होता है कि जो पिताजी की सारी संपत्ति, सारा का सारा पैसा, सब कुछ, दुख दर्द, सब कुछ पैसा, वो सब का सब लड़के के पास जाएगा। क्या कि जो पिताजी हैं, जो पापा हैं, उनका सारा का सारा पैसा लड़के के पास जाएगा। मोस्टली आजकल भी ऐसे ही होता है कि जो हमारे फादर का जितनी भी प्रॉपर्टी मनी है वो ऑब्वियसली तुम्हारे भैया के पास ही जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने तो शादी करके चले जाना है। दो तुम्हारे पापा चाहे तो तुम्हें दे दे और तुम ले लोगे, दैट इज समथिंग एल्स। बट यूजुअली क्या होता है, हम पापा के सारे पैसे किसको मिलते हैं? बेटे को मिलते हैं। ठीक है, और उस जमाने में ये एक रूल था, मेनली पेट्रियलिटी सिस्टम फॉलो होता था, यानी कि पांडु के बेटे उनके सिंहासन पे बैठेंगे, कौरवास के बेटे उनके सिंहासन पे बैठेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनके सिंहासन पे बैठे। तो पेट्रियलिटी सिस्टम फॉलो होता था। और मैट्रियलिटी सिस्टम क्या है कि आप अपनी मदर के नेम को आगे लेके जा रहे हो, आपने अपने मदर से कुछ लिया है, तो वो होता है मैट्रियलिटी सिस्टम। मैट्रियलिटी सिस्टम होना बहुत मुश्किल था उस समय पे, क्योंकि धर्मसूत्रा में लिखा हुआ था कि वुमेन के पास ना तो कोई लैंड हो सकता है, कोई भी राइट्स नहीं हो सकते। बस हमने एक एक्सेप्शन पता था प्रभावती देवी के बारे में, जो एक क्वीन बनी थी और उनके पास बहुत सारे लैंड्स भी थे, वो रीजेंट भी बनी। तो हमें एक्सेप्शंस हमेशा धर्मसूत्र के होते हैं, और इस चैप्टर में हम धर्मसूत्र के बहुत सारे एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। तो पेट्रियलिटी आगे पूरे चैप्टर में हम पढ़ते रहेंगे। तो पेट्रियलिटी आपको समझ में आ गया है कि जो पापा की सारी संपत्ति है जब वो बेटे को मिल जाती है तो उसे पेट्रियलिटी सिस्टम कहते हैं। अब आ जाओ टॉपिक 2 पर, द आइडियल ऑफ पेट्रियलिटी। इसमें हम पेट्रियलिटी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द आइडिया ऑफ
पैट्रिलिनी, यानी कि पैट्रिलिनी के बारे में मैंने तुम्हें जितना बताया है वही आपकी बुक में दोबारा से रिपीट हुआ है पैट्रिलिनी में। यानी कि महाभारत की कुरु लाइनेज के बारे में बताया है कि जो महाभारत थी उसमें वो दो थे हमारे पांडु और धृतराष्ट्र, फिर उनके बच्चों के बीच में लड़ाई हुई। किस बात पे हुई? सिंहासन को लेकर लड़ाई हुई। क्यों? क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है कि पिता का साम्राज्य बेटों के पास जाएगा। तो इस चक्कर में ही सारी की सारी लड़ाई शुरू हुई। क्यों? क्योंकि पांडु मरे तो उनके बेटों के पास जाना चाहिए था, बच्चे छोटे थे तो धृतराष्ट्र को दे दिया गया। अब धृतराष्ट्र के बच्चे बड़े हुए तो वो कह रहे मैं बैठूंगा क्योंकि मेरे पापा का सिंहासन है। तो यहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हो गई थी। ठीक है, तो मेनली पैट्रिलिनी में क्या है? सन क्लेम्स प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स। तो ये जो सिस्टम था मोस्टली पूरे के पूरे इंडिया में चलता था। बस एक एक्सेप्शन इनका क्या है? हमारी प्रभावती देवी समुद्रगुप्त की डॉटर, क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं था तो उनकी जगह उनकी डेथ होने पे उन्होंने जो प्रभावती थी, जो उनकी शादी हुई जटक्का किंग से, और जटक्का किंग की जब डेथ हो गई तो उनका बेटा बहुत छोटा था तो प्रभावती ने सिंहासन को संभाला था। बस एक एक्सेप्शन प्रभावती, आप बुक में बार बार पढ़ोगे तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट है कि अगर बेटा नहीं होता है, अगर किसी का बेटा नहीं है तो या तो उसके भाई को बना दिया जाएगा सिंहासन पे के राजा, या फिर कोई और किंग्समैन यानी कि उसके किसी रिश्तेदार को, किसी कजन को बना दिया जाएगा, थ्रोन संभालने को दे दिया जाएगा जब तक वो बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है। हमने आजकल सीरियल्स में सब देख चुके हैं। ठीक है, अब कैसे पता चला हमें इस सिस्टम के बारे में? हमें इस सिस्टम के बारे में और उस जमाने में भी वहां पे राजाओं को ऋग्वेदा के थ्रू इस सिस्टम के बारे में पता चला। ऋग्वेदा के मंत्रास में पैट्रिलिनी के बारे में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि पिता का साम्राज्य अपने बेटे के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पैट्रिलिनी आपका कंप्लीट हो जाता है। 2.3 टॉपिक पे आ जाओ, द रूल ऑफ मैरिज, यानी कि उस समय पे मैरिज का क्या सिस्टम था। मैं पहले तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। देखो मेनली क्या होता था, मैरिजेस एक टाइप का समझौता मानी जाती थी उस समय पे। क्या होता था, एक किंगडम दूसरे किंगडम के साथ अगर लड़ाई चल रही है तो शादी कर लो, काम सॉल्व हो गया। इस तरीके से मैरिजेस जो होती थी दैट वाज अ काइंड ऑफ अलायंस सिस्टम ओनली। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लव वव नहीं होता था, बट मेनली मैरिजेस वाज अ सिस्टम ऑफ अलायंस। ठीक है, सेकेंडली मैरिजेस का इसमें बहुत 4-5 टाइप के हमें मैरिजेस बता रखी हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये थी हमारे यहाँ कि डॉटर्स हैव नो राइट्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। डॉटर्स का कोई राइट नहीं है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। सेकेंड क्या है, एक्सोगमी वॉज मेनली फॉलोड। व्हाट इज एक्सोगमी? देखो एक चीज होती है गोत्र, गोत्र होता है। गोत्र मतलब कि जिस हमारा वैदिक सीयर जो होता है, यानी कि हमारे एक सेम डिसेंडेंट जिनसे हम सब निकल के आए हैं, उनके गोत्र को हम फॉलो करते हैं। आप गोत्र के बारे में अपने पेरेंट्स से पूछना, वो आपको ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। वैदिक सीयर, वैदिक सीयर आगे भी पढ़ाऊंगी। वैदिक सीयर मतलब हम सबका एक सेम डिसेंडेंट है, उनसे हम सब निकल के आए हैं। सबका, हर एक फैमिली का अलग अलग गोत्र होता है। तो एक्सोगमी में ये कहा जाता है कि कभी भी सेम गोत्र के लोग शादी नहीं कर सकते हैं। यानी कि मेरा जो गोत्र है और अगर मेरे साथ में कोई पड़ता है उसका सेम गोत्र है, और अगर मुझे उससे प्यार हो गया तो मेरी और उसकी शादी नहीं हो सकती अगर हम पुराने ज़माने में रहते हो तो। ठीक है, तो ये सड़ा वासा जो मैंने एग्जाम्पल दिया है इसमें मुझे कमेंट करके कुछ मत बोलना। ठीक है, तो सेम गोत्र में शादी उस जमाने में नहीं हो सकती थी। इसको क्या कहते हैं? एक्सोगमी। आपको अब याद रहेगा, एक्सोगमी अगर एग्जाम में लिखने को आ जाए तो ये मेरा एग्जाम्पल याद रखना कि जब सेम गोत्र में मैरिज नहीं हो सकती थी उस जमाने में, उसको क्या कहते हैं हम? एक्सोगमी। क्यों नहीं हो सकती थी? कहते हैं कि सेम गोत्र के जो लोग होते हैं वो भाई बहन होते हैं। क्या भाई बहनों की शादी हो सकती है? नहीं ना, इसलिए। तो इसीलिए जो सेम गोत्र के लोग होते हैं उनकी शादी नहीं हो सकती थी, उसको एक्सोगमी कहते हैं। एक चीज होती है एंडोगामी। एंडोगामी क्या है? जब सेम गोत्र के लोगों को शादी करने को कर लेते हैं तो उसको एंडोगमी कहते हैं। चाहे वो तुम्हारे कितने भी दूर का रिश्तेदार हो, कितने भी दूर के गोत्र में रहता हो, वो तुम्हारे गोत्र का है, बट तुमसे कितना भी दूर रहता हो, चाहे तुम उससे कभी भी ना मिले हो, तब भी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि मैरिज करना उस समय पे अपने पिताजी का एक दायित्व होता था। यानी कि एक बहुत बड़ा उनके ऊपर एक ड्यूटी होती थी कि वो एक बहुत अच्छा सा आदमी चुनकर अपनी डॉटर की मैरिज कर दे। जैसे कि सीता माता की मैरिज हुई, स्वयंवर हुआ उनका, और
द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, हमने देखा कि स्ट्रॉन्गेस्ट मैन से शादी होगी लड़की की। तो ये एक सिस्टम था जो फादर के ऊपर एक ड्यूटी होती थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इंटेलिजेंट पर्सन से अपनी बेटी की शादी कराना है। एंड उसको कहा जाता था कि वो क्या करते हैं, कन्या दान करते हैं। आज से नहीं होता कन्यादान होता है शादी में, वो उस जमाने से होता था कि अपनी डॉटर को एज अ गिफ्ट दे देते हैं, जिसको कहते हैं कन्यादान। और ये कहा जाता था कि अगर कोई फादर की डेथ हो जाए अपनी लड़की की शादी करने से पहले तो उसे हेवन में जगह नहीं मिलती थी, वो स्वर्ग नहीं जा पाते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करी, उन्होंने अपनी बेटी की शादी नहीं करी है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में कहाँ से हमें पता चला कि ये सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, ये सब के बारे में, एंडोगामी एक्सोगामी के बारे में हमें पता चला थ्रू द धर्मसूत्रास एंड धर्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिस्टम फॉलो होता था, एक्सोगमी फॉलो होती थी, यानी कि सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करते। बट धीरे धीरे टाउन्स बढ़ने लग गए, मर्चेंट्स इधर से उधर जाने लग गए, सोसाइटी में थोड़ा डेवलपमेंट आने लगा, तो लोगों ने इन सब रूल्स को फॉलो करना बंद कर दिया। तो उस समय पे धर्मसूत्रास में हमारे ब्राह्मण्स को देखा कि यार ये सब जो हमारे पुराने रूल्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने धर्मसूत्रास लिखे, जिसको धर्मशास्त्र भी कहते हैं। उसके अंदर उन्होंने फिर से इन सब रूल्स को दर्शाया, जिससे कि लोग उन सब बातों को माने। और एक बहुत फेमस धर्मसूत्र के बारे में आपके बुक में बता रखा है, मनुस्मृति, जिसमें सब कुछ दे रखा है, जिसमें 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस के बारे में भी बता रखा है हमें, जिसमें से 4 अच्छी हैं और 4 गलत हैं। उनके बारे में मैं तुम्हें बता दूंगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए तुम्हें डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस एंडोगमी और एक्सोगमी बता दिया है, उसको तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ आप अपने 2.4 पे, गोत्र ऑफ वुमेन, यानी कि ओरिजिन ऑफ वुमेन। गोत्र मैंने आपको बोला है, मम्मी पापा से पूछो गोत्र, मेरे से अच्छे से बताएंगे गोत्र क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। गोत्र ऑफ वुमेन। गोत्र क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना है। गोत्र होता है हमारे वैदिक सीयर से जो हमें नाम मिलता है, उसे गोत्र कहते हैं। बहुत सारे गोत्र अगर आप सर्च करोगे तो होते हैं, हर एक जो इंसान होता है उसका अपना अलग गोत्र होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो सेम लोग गोत्र के लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। सेकेंडली ये है कि अगर किसी लड़की की शादी हो तो वो अपने गोत्र को त्याग के अपने हस्बैंड का जो गोत्र है, ऑब्वियस है दूसरे गोत्र में उसकी शादी होगी, उसको अपना लेती है। जैसे कि आज के टाइम पे सरनेम में होता है कि लड़की की शादी हो जाती है तो वो अपना सरनेम चेंज करके अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है। अब लड़कियां ज़्यादा मॉडर्न हो गई हैं तो आजकल कई लोग नहीं भी चेंज करते, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट यूजुअली क्या होता है कि आपकी मम्मी का सरनेम शादी से पहले कुछ और था, शादी के बाद कुछ और है। उस जमाने में लड़कियों को अपना गोत्र त्याग के दूसरे गोत्र को अपनाना पड़ता था। ठीक है, तो आपको समझ में आया इसके बारे में। अब कुछ जो हमारे एक्सेप्शंस दिए गए हैं हमारी बुक के अंदर, मैंने तुम्हें गोत्र का मीनिंग भी बता दिया और 2 रूल्स ऑफ गोत्रा भी बता दिया है कि मेंबर ऑफ सेम गोत्र शादी नहीं कर सकते। सेकेंडली कि फादर का गोत्र जो होता है लड़की को त्यागना पड़ता है जब उसकी शादी होती है तब। एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे हम 2 सतवाहना किंगडम के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सतवाहना जो किंगडम था वो भी बहुत प्रॉस्परस किंगडम था, उसमें हमें 2 एक्सेप्शंस मिले। उनकी जो रानियां थी 2, जिनका नाम था गोतामी और वशिष्ठी। गोतामी और वशिष्ठी वो वहाँ की क्वीन थी, बट उनका जो नाम था उनके गोत्र से ही निकला हुआ था, गोतामी और वशिष्ठी। यानी कि गोतामी गोत्र की थी और वशिष्ठी एक जो वशिष्ठा गोत्र था उसकी थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? अब हमें तो बोला कि जब वो पैदा हुई जिस गोत्र की हैं उसको छोड़ के उन्हें हस्बैंड के गोत्र को अपनाना पड़ेगा, तो उन्होंने ना तो अपना नाम चेंज करा ना अपना गोत्र चेंज करा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? यानी कि उन्होंने जो धर्मशास्त्र में रूल लिखे हैं उनको फॉलो नहीं करा। किसने? गोतामी ने और वशिष्ठी ने। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जो उनके बच्चे थे, गोतामी और वशिष्ठी के जो बच्चे थे, उनका जो नाम था उनके नाम से रिलेटेड था। जैसे कि पांडवास को कुंती पुत्र कहते हैं, वैसे ही गोतामी के जो बेटे थे उनका नाम था गोतामी पुत्र सिरी सतकांति। गोतामी पुत्र सिरी सतकांति एक सतवाहना रूलर है जिन्होंने अपने माता के नाम को अपने साथ जोड़ा। यानी कि इन्होंने सिंहासन तो इनके पास अपने फादर का ही था, बट इनको इनकी मदर के नाम से जाना जाता था। सेकंड कौन थे हमारे? वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमैया। तो ये भी 2 एक्सेप्शंस है जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी मदर के नाम को जोड़ा था। 1 मार्क क्वेश्चन में जरूर आएगा, इसको याद रखना है कि गौतमी पुत्र श्री सकांति और वशिष्ठी पुत्र श्री पुलमैया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत बड़ा सा एक्सेप्शन देख लिया। एक तो गोतामी और वशिष्ठी ने अपना गोत्र चेंज नहीं करा, सेकेंडली कि उनके जो बेटे हैं उनको उनके नाम से जाना जाता है। तो
तो ये 2 एक्सेप्शंस थे। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इस टॉपिक में, बस ये एक्सेप्शंस आपको जानने हैं फॉर 1 मार्क पर्पस। अब आ जाओ टॉपिक 2.5 पे, वर मदर्स इम्पॉर्टेंट। क्या मदर्स इम्पॉर्टेंट होती थी उस ज़माने में? तो देखो, ये डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर कि वो कितनी इंपॉर्टेंस देखे। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं सतवाहना रूलर्स जो थे वो आइडेंटिफाइड होते थे अपने मदर के नाम से, जो मैंने अभी बताया, श्रीकांती और पुलमैया जो गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र कहलाते थे, वो दोनों अपनी मदर के नाम से जाने जाते थे। तो ऑब्वियस है मदर्स इंपॉर्टेंट थी, उन दोनों को उनकी मदर के नाम से जाना जाता था। बट हर जगह ऐसा नहीं होता था, बहुत कम जगहों पे ऐसा होता था। नेक्स्ट क्या है कि सक्सेशन टू थ्रोन्स वो पैटर्नल, मदर्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। क्यों? क्योंकि सक्सेशन टू थ्रोन जो होता था वो मैटर्नल होता था, यानी कि लड़कों को ही सारा का सारा अधिकार दिया जाता था। एक चीज़ ये आपकी बुक में दे रखी है कि देखो, कौरवास और पांडवास, हम महाभारत की अगर बात करें तो, कि जब द्रौपदी को शादी करके अर्जुन लाए थे तो कुंती माता ने कह दिया था कि आपस में तुम पांचों बांट लो। उन्हें लगा कि वो कुछ खाने की चीज़ लाए, समथिंग लाइक दैट, उन्हें ऐसा लगा था, जो भी लगा था, आपने मूवी में भी देखा है, शो में भी देखा है। तो उन्होंने कहा और उनको एट दी एंड उनके चारों बेटों को उनकी बात को मानना पड़ा। उन सबको द्रौपदी जो थी पांचों को उनसे शादी करनी पड़ी। क्यों? सिर्फ अपनी माता के कहने की वजह से। हम अपनी मम्मी को कितना तंग करते हैं, कुछ भी कहते हैं हम सुनते नहीं हैं, बट वो अपनी मम्मी की बातों को इतना ज़्यादा मानते थे कि उन्हें करना पड़ा ऐसा। नेक्स्ट चीज़ थी कि गांधारी जो थी, जो दुर्योधन की माँ थी, उन्होंने भी दुर्योधन को बोला था कि वॉर ना करे, सिंहासन दे दे और वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दुर्योधन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, ये पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी माता की बात माने या ना माने। तो वर वुमेन्स मदर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक में इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। बस हमें ये बताया है कि जो सतवाहना रूलर्स थे वहाँ पे वुमेन की आप समझ सकते हो कि कुछ अलग ही पोजीशन थी। वो या तो उन्होंने अपने गोत्र चेंज करे और उनके लड़के उनके नाम से जाने जाते थे। तो दिस वॉज कंप्लीशन ऑफ आर टॉपिक 2 ऑल्सो। अब टॉपिक 3 स्टार्ट करना है हमें, जिसमें हम सोशल डिफरेंसेस बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली इसमें हम पढ़ेंगे अपनी सारी जातियाँ जो होती हैं हमारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, जिसके बारे में हम सबको पता है, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक 3। आई होप तुम्हें ये सब समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सोशल डिफरेंसेस में मेनली हम हिंदू धर्म शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4 वर्ण होते हैं। हमारे ब्राह्मण्स ने 4 वंश बना रखे थे, हमारे जिन्होंने लिखी ऋग्वेदा और पुरानी बातें जिन्होंने लिखी, उन्होंने 4 वर्ण लिखे थे। एक था ब्राह्मण, फिर आता है क्षत्रिय, फिर आता है वैश्यास, फिर आते हैं शूद्रास। और उन चारों के अपने अलग अलग प्रोफेशंस थे, अपनी चारों की अलग अलग ड्यूटीज़ थी जो उन्हें परफॉर्म करनी होती। आज के समय पे हम कोई भी इन सब बातों को नहीं मानते हैं, बट उस ज़माने में दे वर हार्ड एंड फास्ट रूल्स। ब्राह्मण्स का क्या काम होता था? अब ये डिटरमाइन कैसे होते थे? दे वर डिटरमाइंड बाय बर्थ। अगर ब्राह्मण के परिवार में बच्चा पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बच्चा पैदा हुआ है तो वो क्षत्रिय है, और बाकी गोज ऑन। तो ये कैसे होता था? हमारा बाय बर्थ डिटरमाइन होता था कि कौन कौन से वर्ण का है। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। और जो ब्राह्मण्स होते थे, अब वो क्या करते? ब्राह्मण्स का काम होता था मेनली मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना, वैदिक टेक्स्ट को लिखना, ऋग्वेदा पढ़ना, पढ़ाई करना, और अपना राजा को मदद करना, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म कर सकते, यानी कि बलि चढ़ा सकते थे ये। और क्या करते थे? राजा को एडवाइजेस देते थे, गिफ्ट्स रिसीव करते थे, दान रिसीव करते थे। ये काम था हमारा ब्राह्मण्स का। नेक्स्ट होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन? राजा जो थे, जिनको पूरे के पूरे संसार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती थी, जिन्हें आर्मी बना के जंग पे लड़ने जाना पड़ता था। ये गिफ्ट्स देते भी थे और एक्सेप्ट भी करते थे, ये सैक्रिफाइसेस भी करते थे। तो राजा का मेनली क्या काम होता है? क्षत्रिय का काम क्या होता है कि पूरे किंगडम को संभालना। वैश्यास व मेनली बिजनेसमैन्स, यानी कि इन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना होता था, इन्हें ट्रेड प्रैक्टिस करनी होती, इन्हें पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करना होता था। और ये जो अपर 2 कास्ट थी उनको गिफ्ट्स देते थे। लास्ट है शूद्रास। शूद्रास सबसे नीची जाति कहा जाती थी, जाति नहीं वर्ण कहा जाता था। और इनका काम क्या होता था? जो इनसे 3 ऊपर वाले हैं, कौन कौन से हो गए? हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करना इनका काम था। देखो, कहा जाता है कि एक पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम मतलब ये सबसे बड़े आदमी।
पुरुषोत्तम। जो उनका जो हेड था वो हो गए ब्राह्मण्स, उनकी जो आर्म्स थी वो हो गए क्षत्रिय, यानी कि यहाँ पे सारा हमारा स्ट्रांग होता है ना, बल होता है यहाँ पे, वो क्षत्रिय। जो उनके थाइस थी वो हो गई वैश्यास, जो सारा काम करते हैं। और जो उनके फीट होते थे उनमें होते थे शूद्रास, यानी कि वो फीट में है और वो बाकी तीनों का। अब हमारे पैर ही तो हमारा सारा बाहर संभालते हैं, हमारी पूरा वेट कौन संभालता है? हमारे पैर संभालते हैं, हमें लेके जाते हैं इधर उधर। तो शूद्रास का क्या काम था कि ऊपर की जो पूरी बॉडी है उसको उनको सर्व करना होता। देवम मेनली स्लेव्स भी कह सकते हो आप, सारा का सारा काम करते थे हमारे शूद्रास। तो आपको ये चारों वर्ण समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब ये सब बहुत बकवास लग रहा है ना सुनने में, हाँ लग रहा है, पर इस बकवास को उस समय पे सब लोग कैसे फॉलो करते थे, ठीक है। इन सब बातों को क्यों सब लोग सेम होते हैं, कोई कहीं भी पैदा हुआ, अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट फॉलो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो सब सेम होते हैं, कुछ नहीं होता है ये सब, बट उस समय पे भी हो सकता है कुछ लोग ऐसा सोचते हो। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल कैसे बनाया, तो क्या स्ट्रैटेजीज थी, ये जो हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ये जो वर्ण है, वर्ण को लोगों के माइंड में बिठाने की स्ट्रैटेजी क्या थी, ब्राह्मण्स की क्या स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी लगाई अपनी। उन्होंने कहा कि ये जो वर्ण है ये डिवाइन ओरिजिन है, यानी कि ये भगवान के मुंह से निकली हुई बात है, भगवान चाहते हैं कि ऐसा हो कि ये हमारे 4 वर्ण हो, ऐसा कहा गया। नेक्स्ट था कि कर्मा, ये कहा जाता था कि जो अच्छी जाति में पैदा हुआ है, वर्ण में जो अच्छे वर्ण में पैदा हुआ है, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म करे थे और जिन्होंने पिछले जन्म में गंदे कर्म करे हैं उनको बेकार वर्ण मिलता है, यानी कि उन्हें नीचे वर्ण मिलते हैं। नेक्स्ट हो गया कि बहुत ज़्यादा किंग के ऊपर फोर्स करा जाता था कि जो आप वर्ण है, वर्ण सिस्टम को अच्छे से फॉलो करा जाए, यानी कि हर एक जो किंग था वो अपनी किंगडम के अंदर वर्ण सिस्टम को फॉलो करता था। तो ये स्ट्रैटेजीज थी, आपकी बुक में लिखी हुई है। 4 मार्क क्वेश्चन में आएंगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि डिवाइन ओरिजिन कहते थे, भगवान ने कहा है। सेकंड हो गया कर्मा, सेकंड हो गया किंग फॉलो करवाता था वर्ड्स को। तो विद दिस हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ हमने ऑक्यूपेशन क्यों पढ़ा, मैंने आपको सबके ऑक्यूपेशन पढ़ा दिया। ब्राह्मण पढ़ाई करवाते थे, क्षत्रिय लड़ते थे यानी कि आर्मी संभालते थे, किंगडम संभालते थे, वैश्य स्ट्रेट करते थे, शूद्रास वर द स्लेव्स कह लो, या फिर आप कह लो सर्वेंट्स की तरह वो काम करते थे। तो चारों की ऑक्यूपेशन में हमें पता चल गई है। अब हम पढ़ेंगे 3.2 नॉन क्षत्रिय किंग्स, यानी कि जो क्षत्रिय थे सिर्फ यही किंग बन सकते थे। इन बाकी चारों वर्ण में से सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय के पास राइट था किंग बनने का। बट एक समय ऐसा भी आया जब नॉन क्षत्रिय किंग्स बने। तो हमें पता है धर्मशास्त्र के बहुत सारे एक्सेप्शंस है। तो नॉन क्षत्रिय किंग में हम धर्मशास्त्र के सारे नॉन क्षत्रिय किंग के मौर्यास जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गए, अशोका हो गए, ये लोग कौन थे, ये लो कास्ट थे, बट दे प्रूव टू बी अ वेरी गुड किंग। इनका इतना बड़ा एम्पायर था, ये कलिंगा तक अपने एम्पायर को लेके चले गए थे। तो इससे हमें प्रूव हो जाता है कि लो कास्ट भी किंग बन सकते हैं। नेक्स्ट हो गए शंगाज और कनवास। शंगाज और कनवास वर ब्राह्मण और ये क्षत्रिय किंग बन गए, ठीक है। शाकास वर आउटसाइडर, शाकास किंग पढ़े हमने लास्ट चैप्टर में, सेकंड में। शाकास किंग आउटसाइडर्स थे जिन्हें मिलिट्स भी कहते थे। आगे हम पढ़ेंगे मिलिट्स के बारे में अपने चैप्टर में। और जो गौतमी पुत्र थे जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो भी ब्राह्मण किंग थे। श्रीकांति, गौतमी पुत्र श्रीकांति जो थे वो भी ब्राह्मण किंग थे, यानी कि वो क्षत्रिय नहीं थे बट फिर भी वो किंग बन गए। और क्या हुआ कि ये हमें लिखा हुआ था कि देयर कुडंट बी एनी मैरिज बिटवीन द 4 वर्ण्स, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय से मैरिज नहीं कर सकता, क्षत्रिय ब्राह्मण से नहीं कर सकता, क्षत्रिय वैश्य से भी नहीं कर सकता, वैश्य क्षत्रिय से भी नहीं कर सकता, और नीची जाति तो आप भूल ही जाओ, ठीक है। तो आपस में चारों वर्ण के लोग मैरिज नहीं कर सकते थे, इंटर मैरिज नहीं हो सकती थी। उसका भी एक एक्सेप्शन है हमारे यहाँ पे। एक और एक्सेप्शन हुआ हमारा कि जो हमारे सतवाहना किंग थे, यही श्रीकांति, इन्होंने शादी भी करी दूसरे किंग से, यानी कि रुद्र दमन किंग से इन्होंने अपने यहाँ मैरिज टाइज करी। एंड इनके बारे में पूरा एक्सेप्शन आपको दे रखा है। एक तो ये ब्राह्मण थे, उसके बाद ये किंग बन गए, ऊपर से इन्होंने दूसरे गोत्र के अंदर शादी कर ली, तो इन्होंने एंडोगमी परफॉर्म करी, एक्सोगमी को इन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। तो ये एक्सेप्शन। और महाभारत में हमें बताया सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। जो कर्ण थे वो नीची जाति में पैदा हुए थे, बट उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, उनके अंदर कैलिबर था। जो दुर्योधन था उन्होंने उनको अंग का जो अंग एम्पायर था उसका राजा बना दिया था। तो एक्सेप्शंस हर ज़माने में होते थे। तो अगर आप नॉर्मल लाइफ से रिलेट, ये सब बातें तो हमें पता है, एकलव्य के बारे में हमें पता है, सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में हमें पता है, बस ये इनके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। मानी जाती है हिंदू धर्म में भी बहुत सारी जातीज होती हैं, ठीक है। तो जातीज के बारे में हम पढ़ेंगे। जातीज मेनली
काम से रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू द ऑक्यूपेशन। जैसे कि जो गोल्ड का काम करते हैं मेनली उन्हें हम सुनार कहते हैं। उस ज़माने में भी जो फिशरी करते हैं उनको मछुआरे कहते हैं। तो ये होती है हमारी जाति सिस्टम। तो उस ज़माने में भी बेस्ड ऑन बर्थ ही होती है, जो जिस जगह पर पैदा होगा वो उसी जाति का होता है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है, एक जाति में कितने भी लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट हुआ ये ऑक्यूपेशन बेस्ड होती है। जैसे कि उस ज़माने में निशादास कहते थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, फॉरेस्ट ज्वेलर्स होते थे उनको निशादास कहते थे। और गोल्ड स्मिथ यानी कि जो सोने से चीज़ें बनाते थे उनको स्वर्णकार्स कहते थे, स्वर्णकार्स। तो उस ज़माने में जाति को श्रेणी कहा जाता था, गिल्ड या फिर श्रेणी कहा जाता था। जो एक टाइम का काम करते थे, जो एक टाइम के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते थे, एक टाइप का बिजनेस करते थे, उसको एक श्रेणी के लोगों को कहा जाता था। और कई बार क्या होता था कि एक पूरी श्रेणी के लोग एक से दूसरी जगह जाते थे, कोई और ऑक्यूपेशन करते थे। तो दैट वाज सोशल मोबिलिटी। मतलब क्या है, आपकी बुक में पूरी एक टेल दे रखी है, उसको आप पढ़ना कि एक फैमिली थी, वो गोल्डस्मिथ की फैमिली थी, वो एक अपनी जगह से दूसरी जगह मूव करती है, पूरी अपने श्रेणी को लेके मूव करती है एक सन टेम्पल बनाने के लिए। उसके बारे में आपके बुक में बता रखा है। तो जातिज मेनली क्या है, जो ऑक्यूपेशन से डिटरमाइंड होती है, और वर्ण क्या है जो हमारे धर्मशास्त्र में हमें दिए गए हैं। तो जाति और वर्ण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस जाति तो हमने पढ़ लिया। अब सोशल मोबिलिटी क्या है, तो उसके लिए एक टेल बता रखी है हमारी बुक में कि एक सिल्क वीवर्स की एक पूरी श्रेणी थी, सिल्क वीवर्स की फैमिली कह लो आप, जाति थी। वो मूव करते हैं फ्रॉम गुजरात टू मध्य प्रदेश, और वहाँ पे वो जाके अपनी सारी की सारी जो वेल्थ होती है, सब कुछ जो उन्होंने कमाया होता है वो दे देते हैं सन टेम्पल बनाने के लिए। और वहाँ पे जाके वो जो वहाँ काम होता है अपना सिल्क वीविंग का काम छोड़ के दूसरे काम में अपना हाथ बटाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑक्यूपेशन के लिए लोग इधर से उधर मूव भी करते रहते थे। ऐसा नहीं था कि जो एक श्रेणी में काम कर रहा है, जो एक ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, वो दूसरे ऑक्यूपेशन का काम नहीं कर सकता था। तो दिस वॉज द जाति एंड द सोशल मोबिलिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ते हैं। ओके, तो टॉपिक 3.4 पढ़ना है, जिसका नाम है बियॉन्ड द 4 वर्ड्स इंटीग्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे जब जो हमारे चारों वर्ण है उसके बीच में जो ऐसे काम हुए जो मना थे बट वो हुए, यानी कि इंटीग्रेशन हुआ। ऐसा कहते हैं कि जो 4 वर्ण हैं उनके बीच में मैरिज नहीं हो सकती। तो जो काम मना किए गए हैं और जब वो हुए तो उनको कहा गया है बियॉन्ड द 4 वर्ड्स इंटीग्रेशन। तो क्या है कि जो कुछ कम्युनिटीज थी उन्होंने वर्ण के ऑर्डर्स को तोड़ा, कुछ लोगों ने वर्ण के ऑर्डर को तोड़ा। जैसे कि हमारे महाभारत में हमें बताया है कि जो भीम थे उन्होंने हिडम्बा जो राक्षसनी थी उनसे शादी करी और उनका बेटा हुआ घटोत्कच, जिसने एक बहुत ही अपना सैक्रिफाइस करा महाभारत के युद्ध के अंदर। ठीक है, तो एक ये हो गया कि भीम एक राजा थे, उन्होंने राक्षसनी से शादी करी। दूसरी चीज क्या हुई, एकलव्य अभी मैंने लास्ट में जाति में पढ़ा था, निषद्धा यानी कि जो फॉरेस्ट ज्वेलर्स थे उस जाति के थे, बट उन्होंने क्षत्रियों जैसी स्किल्स को अडेप्ट करा, उन्होंने बाण चलाना सीखा और वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे, वो अर्जुन से भी ज़्यादा अच्छे थे। और आपको पता है वो द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा जो भी सीन था, तो एकलव्य वॉज ऑल्सो एन एक्सेप्शन। नेक्स्ट है कि जो नॉन संस्कृत बोलने वाले लोग होते थे, मतलब छाछ उन्हें कहते थे, MLECHH ये आपकी जो स्पेलिंग है, वो कौन थे, उनको ना लुक डाउन करा जाता था। जैसे कि उनको ऐसे देखा जाता था उसको निखद हो, जैसे कि वो कोई बिल्कुल ही सोसाइटी के बहुत गंदे लोग हों। क्यों? बिकॉज वो संस्कृत नहीं बोलते थे। तो ये हमें हमारी बुक में बताया हुआ है कि बियॉन्ड द 4 वर्ड्स यानी कि जो 4 वर्ड्स को फॉलो नहीं करते थे उनके साथ कैसा सलूक होता था। अब आ जाओ बियॉन्ड द 4 वर्ड्स सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। इसमें हमें एक और कास्ट के बारे में बता रखा है जो 4 वर्ण से भी अलग थी, यानी कि 4 वर्ण के भी अलग, जिनको किंगडम्स के अंदर के आने की भी इजाज़त नहीं थी और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट और क्रूअल रूल्स लगाए जाते थे। जैसे कि उनको क्या कहा जाता था कि ये क्या है, ये पॉल्यूटेड लोग हैं। क्या है? पॉल्यूटेड लोग हैं और ये प्योर नहीं है, जिसको अनटचेबल्स, आज के समय पे भी अनटचेबिलिटी तो बिल्कुल बैन हो गई है, तो वो पुराने ज़माने में अनटचेबिलिटी फॉलो होती थी, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारे बता रखी एक कैटेगरी हमारे वर्ण सिस्टम में जिसको कहा जाता है अनटचेबल। ये वर्ण सिस्टम के भी बाहर की कैटेगरी है, 4 वर्ण है ना हमारे, उसके भी बाहर की एक कैटेगरी है अनटचेबल्स, जिसको चांडाल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चांडाल्स। इनको प्योरिटी और पॉल्यूशन के नोशन से नापा जाता है, यानी कि ये कहा जाता था कि अगर किसी ने इनको देख भी लिया तो वो पॉल्यूट हो जाएंगे, ऐसा कहा जाता था। इनका टच अगर हो गया है तो इंसान खत्म, वो पॉल्यूट हो गया है। और इनके साथ बहुत ही
क्रूअल टाइप से सलूक होता था। ये विलेज के बाहर रहते थे, बिल्कुल आउटस्कर्ट्स पे रहते थे। इनका मेन काम क्या होता था कि ये जो लाशें होती थी उनको जलाते थे। इनका मेनली डेड को जलाने वलाने का काम जो होता है वो काम इनका था, डिस्पोजल ऑफ डेड इनका काम था। और ये अपने आप खरीद के कुछ चीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे, यानी कि अगर बर्तन है तो वो खुद नहीं खरीद सकते। जब कोई अमीर हो गया या कोई भी वर्ण का कोई भी इंसान हो गया, जब वो अपने बर्तन को फेंक देगा तो वो फेंकी हुई चीज़ उठा के ये लोग यूज़ करेंगे। और क्या था, इनको कपड़े खरीदने की भी इजाज़त नहीं थी। ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, यानी कि जब कोई मरता है तो जो उसके कपड़े होते हैं उन्हें फेंक दिया जाता है, तो वो कपड़े ये लोग पहनते थे। और इनको ऑर्नामेंट्स यानी कि जो गहने वगैरह होते हैं आयरन के ही पहनने अलाउड थे। और इनकी जो अपीयरेंस है वो बहुत ही गंदी सी बनाई हुई है। जो हमारे पुराने ज़माने की स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं तो उसमें आप देख सकते हो फटे पुराने से कपड़े और आयरन के आप कह लो ऑर्नामेंट्स वगैरह। एंड दे कुड नॉट वॉक इन द विलेज एट नाइट्स, ठीक है, तो ये रात को विलेज के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते थे। और इनका मेन काम क्या था कि डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हु हैव नो रिलेटिव्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई किथ और किन नहीं होता है, यानी कि जिनका कोई परिवार नहीं है, तो उनकी बॉडीज़ का जो रिचुअल्स परफॉर्म जो भी करने होते हैं वो ये करते थे। इनको एग्जीक्यूशनर्स भी कहते थे। क्या कहते थे? एग्जीक्यूशनर्स। और हमारे चाइनीज़ बुद्धिस्ट मॉन्क फाजियान, इनके बारे में हमने 6th-7th में भी पढ़ा था। फाजियान 15th सेंचुरी में जब इंडिया आए, उन्होंने सब इंडिया में देखा क्या क्या होता है, तो उन्होंने भी बताया अपने टेक्स्ट के अंदर कि जो ये अनटचेबल होते थे, कि जब ये स्ट्रीट में जाते थे या विलेज में जाते थे तो या तो इन्हें क्लैपिंग करनी होती थी या अपने ऊपर कोई ऐसी चीज़ बांधनी होती थी कि उसमें से आवाज़ आए और आसपास के लोगों को पता चल जाए कि एक अनटचेबल आ रहा है, तो वो छुप जाते थे। क्यों? क्योंकि इनका टच भी बहुत पॉल्यूटिंग होता है और अगर कोई इन्हें देख ले तो वो भी पॉल्यूट हो जाता है, ऐसा कहा गया था। तो इसलिए ये अगर विलेज में जाते थे किसी काम से या कुछ भी तो क्लैपिंग करते हुए जाते थे। नेक्स्ट, चाइनीज़ पिलग्रिम ज़ुआनज़ैंग, इन्होंने भी अपना जो उन्होंने आए वो इंडिया के अंदर उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि ये एग्जीक्यूशनर और स्कैवेंजर्स का रोल प्ले करते थे। स्कैवेंजर कौन को होता है? स्कैवेंजर वो बर्ड होती है जो मरे हुए जानवरों को खाती है। तो मेनली ये जो हमारे चांडाल्स थे, इनका भी क्या काम था? ये खाते नहीं थे उनको, स्कैवेंजर्स नहीं थे, इनका डिस्पोज करने का काम था कि मरे हुए लोगों का जो भी काम करना होता है ये चांडाल्स करते थे। और ये बिल्कुल सिटी के बाहर इनको रखा जाता था। तो विद दिस हमारा ये टॉपिक दोनों कंप्लीट हो गए हैं, 3.4 3.5। आई होप तुम्हें चांडाल्स पूरा समझ में आ गया होगा। आपका ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में चांडाल्स के ऊपर एग्जाम में आ सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। विद दिस हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये पार्ट 1 वीडियो है, यहाँ पे मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बाकी का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में 6 पार्ट्स हैं, तो हमने 3 पार्ट कंप्लीट करे हैं, बाकी के 3 पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 2 लिखा होगा और हिस्ट्री की सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस की इको की आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नोट्स तुम्हें हैंड रिटन भी टाइप्ड भी इस चैप्टर के भी और बाकी सारे चैप्टर्स के मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके ले सकते हो। एंड सेकेंडली तो ये चैप्टर हमारा आधा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बस एक काम करना है कि आपको इस वीडियो को, सारी हिस्ट्री की वीडियोज को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है। मैं इस हिस्ट्री का जो आपका पूरा सिलेबस है विद इन दिस मंथ पूरा कंप्लीट करा दूंगी। 15 डेज में मैं कंप्लीट करा दूंगी। तुम्हारी बस एक ही ड्यूटी है कि तुम्हें वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करा नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर दो, क्योंकि मैं रोज वीडियो डालूंगी तो तुम्हें पता चल जाए कि मैंने वीडियो डाल दिया। और मुझे कमेंट करके बताना कि तुम्हें और किस चैप्टर में वीडियो पहले चाहिए, तो मैं वो बना दूंगी। और वीडियो कैसी लग रही है ये बताना मत भूलना। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।